नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप अपडेट होंगे कि आज ही उत्तराखंड पीएससी द्वारा आरओ और एआरओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुल 137 पदों पर उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। आप जा करके वेबसाइट पर जरूर उसको सर्च करें और आप इसकी तैयारी में लग जाएं। जैसा कि आपको हम पहले ही अपडेट करा चुके हैं कि उत्तराखंड पीएससी द्वारा जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर की वैकेंसियां आई हुई हैं और एक नई अपडेट की एआरओ की वैकेंसी बिल्कुल लाइन में लगी हुई है। आप तैयारी करते रहें, अपना बेहतर समय दें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप बेहतर समय देंगे तभी के कहीं ना कहीं आप अपनी सफलता को सुनिश्चितता की तरफ लेकर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और इस तरफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होने ही वाला है। इसे सितंबर माह के अंत तक हो जाएगा दोस्तों। और उत्तर प्रदेश पुलिस में गोपनीय पद पर, लिपिक पद पर, साथ साथ में एसआई और कांस्टेबल के पद पर इसका जो टेंडर निकल गया है दोस्तों, ठीक है। आरक्षी का जो कांस्टेबल का टेंडर था वो तो एक्सपायर हो गया उसका डेट, और जो एसआई का टेंडर है उसका डेट 25/9 मीन्स 25 सितंबर, यही 25 सितंबर का लास्ट डेट है। और जैसे ही इन सब का टेंडर पास हो जाता है दोस्तों, तो संभवतः अगले ही महीने में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है या लास्ट तक जारी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करते रहें दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आधुनिक भारत की सीरीज में दोस्तों हम भारत का स्वतंत्रता संघर्ष का लेक्चर चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था, इसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमने पहला चरण क्या जो उदारवादी काल था उसको हमने समाप्त किया है। उसके बाद दोस्तों उग्रवादी चरण हम चला रहे हैं, उग्रवादी चरण चल रहा है, ठीक है। उग्रवादी चरण में हमने जो उग्र राष्ट्रवाद का जो कारण था उस पर हमने चर्चा किया था। उसमें जैसा कि आपको पता ही है, बंगाल विभाजन एक उग्र राष्ट्रवाद की जो एक भावना होती है, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है बंगाल विभाजन की। और बंगाल विभाजन के कारण ही आपको पता है कि जो यह स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन जो शुरुआत होता है दोस्तों, यह बंगाल विभाजन की ही देन है, ठीक है। 1905 में ही यह बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय। और लॉर्ड कर्जन जब यह बंगाल विभाजन करता है दोस्तों, उसके ही समय में होता है, तो चूंकि भारत में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो जाता है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू हो जाता है, और इसका प्रभाव यह कहीं न कहीं इंग्लैंड तक सुनाई देता है। और इंग्लैंड के जो सम्राट होते हैं उस समय इस लॉर्ड कर्जन को वापस बुला लेते हैं दोस्तों। जब वापस बुला लेते हैं तो वहां से लॉर्ड मिंटो द्वितीय को भेजा जाता है वायसराय बना करके, ठीक है दोस्तों। तो वायसराय लॉर्ड मिंटो जब या भारत आता है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय जब भारत आता है, ठीक है, तो वह देखता है कि भारत में एक जो यह आंदोलन छिड़ा हुआ है, इसका क्या कारण हो सकता है, क्या सही है क्या गलत है, जो बंगाल का विभाजन हुआ है उसमें क्या सही है क्या गलत है। इसलिए इसकी जांच करने के लिए क्या करता है जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय होता है, वह अरुंडेल समिति एक गठित करता है दोस्तों, ठीक है। अरुंडेल समिति की गठन यह 1906 में करता है। ध्यान दीजिएगा, अरुंडेल समिति का गठन जो होता है 1906 में होता है, और वह राजनीतिक सुधारों की जांच करने के लिए होता है। क्योंकि आपको पता ही है, जिस समय लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन किया था, बंगाल उसने तर्क दिया था यह जो बंगाल विभाजन हुआ है और हो रहा है, चूंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये बहुत लंबे सीमा एक इसका था बंगाल का, ठीक है, बहुत ज्यादा भूमि क्षेत्रीय था, तो वह प्रशासनिक व्यवस्था मेंटेन नहीं कर पाता था। इसी कारण जो लॉर्ड कर्जन था इस बंगाल का विभाजन किया था, ये लॉर्ड कर्जन ने तर्क दिया दोस्तों। और वास्तविकता जो कारण था दोस्तों, आपको पता ही है, यह एक राजनैतिक बंटवारा था, या यूं कहें तो सांप्रदायिक आधार पर यह बंटवारा हुआ दोस्तों, ठीक है। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया है, आप पिछले लेक्चर को आप जरूर टच करें, ठीक है। आप पिछले लेक्चर को टच करते हैं दोस्तों तो आपको बेहतर तरीके से यह पूरा जो
कांग्रेस से लेकर के जो कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ है, इसकी आपको भूमिका समझ में आती है मित्रों। ठीक है, तो यह हमने बंगाल के विभाजन को पढ़ा था, भारतीय जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन था इसको हमने पढ़ा था। हमने मुस्लिम लीग को पढ़ा था दोस्तों कि किस तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, कहाँ होती है, किसके अध्यक्ष होते हैं मुस्लिम लीग के, प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होता है, कब होता है, द्वितीय अधिवेशन का अध्यक्ष कब और कहाँ होता है। तो इन सब में हमने बात किया दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों लखनऊ पैक्ट के संबंध में। ठीक है, लखनऊ पैक्ट क्या था, ठीक है, इसके संबंध में बात करेंगे। साथ साथ में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, इसके संबंध में भी हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि लॉर्ड मिंटो या मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम पारित हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। ठीक है दोस्तों, मार्ले और मिंटो के या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 जो होता था, आपको पता ही है, इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, वास्तव में यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ही था। अब चूंकि उस समय लॉर्ड मिंटो जो था वो वायसराय था, ठीक है, और मार्ले चूंकि उसका सचिव था, इसीलिए इस अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम 1909 का नाम ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है दोस्तों। तो आपको पता ही है कि इसके पहले जो मिंटो था वह आपको जो अलीगढ़ में एक विद्यालय था, वहां के जो प्रिंसिपल था उसको बुलाया गया था और उसको कहा गया था कि मुस्लिमों को एक शिष्टमंडल लेकर आइए और वह अपनी मांगे रखें। तो आपको पता ही है कि जो मुस्लिम वहां से गए थे उन्होंने क्या कहा था, अपनी मांगे रखी थी। मांगे क्या था दोस्तों कि ये था कि हमारा एक निर्वाचन क्षेत्र अलग हो, ठीक है, मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र अलग हो, ये पहली मांग थी। उसके बाद यह ये भी कहा था, उस मांग में ये भी था कि जो विधानमंडल है, हर विधानमंडल में एक मुस्लिम का जो अल्पसंख्यकों का आरक्षण है उसके संबंध में बात कही उन्होंने। तीसरा बात उन्होंने कहा, कौन, जो शिष्टमंडल की तरफ से गए थे, उन्होंने अपनी तीसरा मांग रखा वायसराय लॉर्ड मिंटो के समक्ष कि हम यदि कोई आवास या जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उसकी स्थापना करते हैं, उसकी स्थापना करने के लिए हमको अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए, तथा जो हम शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करेंगे तो उसमें सरकारी सहायता भी हमें मिलनी चाहिए। तो इन्होंने 3 मांगे ये अपनी रखी और यह जाकर के जो 3 मांगे हैं दोस्तों, ये 3 मांगे जाकर के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 या यूं कहें तो भारत परिषदीय अधिनियम 1909 के तहत इन्हें मान ली गई दोस्तों। आपको पता ही है कि जो यह भारत जो एक अलग जो निर्वाचन पद्धति इन्हें स्वीकार की गई मुस्लिम लीग की तरफ से या मुस्लिमों की तरफ, जो एक शिष्टमंडल गया था, इसकी जो एक यह भारत निर्वाचन जो एक निर्वाचन पद्धति, अलग निर्वाचन पद्धति जो स्वीकार किया गया दोस्तों, इसी के संबंध में लॉर्ड मार्ले ने मिंटो से कहा, लॉर्ड मार्ले ने मिंटो से कहा दोस्तों कि यह जो एक हम नाग के दांत बो रहे हैं, नाग के दांत बो रहे हैं, जो यह एक निर्वाचन जो क्षेत्र इन्हें स्वीकार किया गया, जो अलग निर्वाचन क्षेत्र स्वीकार किया, इसी के संबंध में कह रहा है मिंटो कि मार्ले को पत्र लिखता है और कहता है कि यह हम नाग के दांत बो रहे हैं और जिसका फल जो होगा वह बहुत भीषण होने वाला है, इन्होंने कहा था। और यह निर्वाचन जो अलग निर्वाचन पद्धति और निर्वाचन क्षेत्र इन्होंने स्वीकार किया, इसी के आधार पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई दोस्तों। अब आप समझ ही सकते हैं कि जब यह अलग निर्वाचन कर दिया मुस्लिमों के लिए, इसका मतलब है जो हिंदू मुस्लिम थे, अब मुस्लिमों की जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर हिंदू चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही घर में क्या हो गया, 2 क्षेत्र हो गए। जब 2 क्षेत्र हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें फूट डाल दिया गया। और यह जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो, एक ही घर में फूट डालो, तोड़ दो उनको और स्वयं राज करो। और हुआ क्या, यह अंग्रेज फूट डालो और राजनीति करो या राज करो, इसको लागू करके दोस्तों क्या किए, जो मुस्लिम थे, जो मुस्लिम लोग थे, इनको अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया दोस्तों।
ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, इसका बहुत बड़ा एक रोल था उग्र राष्ट्रवाद की जो भावना थी इसको जागृत करने के लिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि धीरे धीरे जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, धीरे धीरे इसी के बाद चूंकि लोग उग्र होते गए, भारतीय उग्र होते गए, और उग्र होते इतना हो गए कि जो सरकार थी उनको लगने लगा कि यह जो उग्रवादी हैं, क्रांतिकारी हैं, अगर इनके विरोध में हम कोई कानून पारित नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो सरकार है, उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, और खड़े हो ही गए हैं। अंततः इनको यहां से छोड़ना पड़ जाए, भारत छोड़ना पड़ेगा, भारत से भागना पड़ेगा। तो वास्तव में होता क्या है दोस्तों कि इनकी जो उग्रवादी होते हैं, जो उग्र नेताओं होते हैं, इनके क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए 1911 में होता क्या है दोस्तों, राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 लाया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि जो राजद्रोह सभा अधिनियम था यह कब पारित हुआ था। राजद्रोह सभा अधिनियम यह किसके विरोध में या किसके लिए पारित किया गया था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम पारित किया जाता है। 1911 में दोस्तों राजद्रोह सभा अधिनियम पारित किया जाता है, और इसके द्वारा ही जो भी उग्रवादी नेता या कुछ तो ऐसे भी तो जो कांग्रेसी नेता अगर सभा करते थे तो उनके ऊपर 1911 में इस राजद्रोह सभा अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाता था, और मुकदमा चलाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता दोस्तों। इसीलिए 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 पारित किया गया, और इसी के तहत लोगों के ऊपर, जो भारतीय लोग थे, जो उग्रवादी नेता थे, उनके ऊपर मुकदमा चला करके उनको जेल भेज दिया जाता दोस्तों। तो ये जो राजद्रोह सभा अधिनियम था इसको 1911 में सरकार ने पारित कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दिल्ली दरबार एवं बंगाल विभाजन रद्द करने की, ठीक है। दिल्ली दरबार, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यह स्वदेशी आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने जो क्रांतिकारी थे उनके ऊपर अपना एक प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था दोस्तों, इसको रोकने के लिए सरकार ने उग्रपंथियों पर अपनी तरफ से तीव्रता तरीके से लगाम लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। होता क्या है दोस्तों कि इसी के तहत जब यह क्रांतिकारी थे, इनके ऊपर प्रेशर देना शुरू किया करता है, तो 1907 में दोस्तों लाला लाजपत राय को 9 मई 1907 को लाला लाजपत राय को गिरफ्तार किया जाता है, और इनको मांडले जेल भेज दिया जाता है, जो कि मांडले जेल कहाँ है दोस्तों, म्यांमार में, या यूं कहें तो तत्कालीन बर्मा में है, ठीक है दोस्तों। तो लाला लाजपत राय को 9 मई 1907 को क्या करते हैं, मांडले जेल भेज देते हैं दोस्तों। इसी के साथ में ही इसी अभियान के तहत जो सरकार का एक अभियान चलता है कि जो क्रांतिकारी हैं, जो उग्रवादी हैं, इन पर लगाम लगाया जाए, लगाने का जो एक अभियान चलता है दोस्तों, लाला लाजपत राय को 9 मई 1907 को गिरफ्तार करते हैं और इनको मांडले निर्वासित कर देते हैं दोस्तों। और साथ साथ में 1907 में ही मित्रों, 1907 में सितंबर 1907 में बिपिन चंद्रपाल को गिरफ्तार करते हैं, इनको भी जेल भेज देते हैं। और 24 जून, ध्यान दीजिएगा, 24 जून 1908 को बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर चला करके इनको गिरफ्तार किया जाता है। राजद्रोह का मुकदमा क्यों चलाते हैं मित्रों? क्योंकि आपको पता है जिस समय बंगाल में और महाराष्ट्र में प्लेग बीमारी फैली हुई थी, उसमें इन्होंने क्या किया था, अपने मराठा पत्रिका साथ साथ में केसरी पत्रिका के माध्यम से इन्होंने क्या किया था कि लोगों में एक जो ये अंग्रेजों के प्रति जो एक विभेद या विरोध उत्पन्न किए थे, उस पत्र के माध्यम से, किसके, मराठा और साथ साथ में केसरी के माध्यम से, या यूं कहें तो विशेषकर केसरी के माध्यम से इन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों या सरकार के प्रति विरोध जनता में उत्पन्न कराया था। इसी का मुकदमा चला करके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 के तहत इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और 24 जून 1908 को इनको क्या किया गया, जेल भेज दिया गया दोस्तों।
ठीक है। तो यह जो राजद्रोह सभा अधिनियम था, इसका एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है, और यह किसके पक्ष में था दोस्तों? ब्रिटिश सरकार के पक्ष में था, ठीक है। तो किस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा बाल गंगाधर तिलक को यह लगाम लगाने के क्रम में, अभियान चलाने के क्रम में इनको क्या किया जाता है? जेल भेज दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यह एक अभियान था। उसके बाद होता क्या है दोस्तों? फिर यह 6 मई 1910 को 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम जो होता है, ठीक है, 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम यह ब्रिटेन का सम्राट घोषित होता है, ठीक है। 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम को ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम को, ठीक है, जॉर्ज पंचम को क्या किया जाता है दोस्तों? ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया जाता है। ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जब यह 6 मई 1910 को दोस्तों ब्रिटेन का सम्राट को घोषित किया जाता है, तो होता क्या है दोस्तों? इसके सम्राट घोषित करने के उपलक्ष्य में भारत में या दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया जाता है दोस्तों। दरबार का आयोजन किया जाता है, एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, और यह आयोजन होता है 12 दिसंबर 1911 को दोस्तों, ठीक है। यह 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम सम्राट बना, ठीक है दोस्तों। इसे सम्राट घोषित कर दिया जाता है जॉर्ज पंचम को। उसके बाद होता क्या है? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है, जिसे दिल्ली दरबार कहा जाता है, ठीक है। दिल्ली दरबार कहा जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिए, यहां से प्रश्न बनता है कि दिल्ली दरबार या भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया जाता है। इसको नोट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। और यह आयोजन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? यह ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाता है, जो ब्रिटिश अधिकारी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। जब यहां दिल्ली में एक दरबार आयोजन किया जाता है दोस्तों, उसी समय जो इस समय तत्कालीन वायसराय होता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ध्यान दीजिएगा, जिस समय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है उस समय जो भारत का वायसराय होता है वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होता है, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होता है। जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कलकत्ता से, ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता से दिल्ली आ रहा होता है, उसी समय होता क्या है दोस्तों कि जो रासबिहारी बोस होते हैं, रासबिहारी बोस के ही नेतृत्व में लॉर्ड हार्डिंग पर बम गिराया जाता है दोस्तों, बम फेंका जाता है, जो बम फेंके जाते हैं वह भारतीय मीन स्वनिर्मित होते हैं दोस्तों। होता क्या है दोस्तों कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया जाता है, ठीक है। और दिल्ली दरबार में यह जो आयोजित किया जाता है, यह जॉर्ज पंचम जो कि ब्रिटेन में सम्राट बनता है, ठीक है। और ये सभी दिल्ली आते हैं, ठीक है। इसकी पत्नी भी होती है, जो जॉर्ज पंचम होता है इसकी पत्नी होती है, और वह उसकी पत्नी मैरी होती है। ये दरबार में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, दरबार में आते हैं, और इसमें घोषणा होता है, इसी में घोषणा होता है दोस्तों, 1911 में ही घोषणा होता है कि जो यह बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। और जो यह घोषणा होती है दोस्तों वह लॉर्ड हार्डिंग द्वारा ही घोषित होती है, या यूं कहें तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा ही सुनाई जाती है। अर्थात जो बंगाल विभाजन होता है वह रद्द कर दिया गया, ठीक है। जो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया, ध्यान दीजिएगा, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। जो बंगाल विभाजन
रद्द किया जाता है, यह अरुंडेल समिति की सिफारिश पर किया जाता है। ठीक है, आपको पता है हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था या भारत परिषद अधिनियम 1909 था, ठीक है, वह अरुंडेल समिति की सिफारिश पर ही पारित हुआ था। और जब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो बंगाल विभाजन जो रद्द हो रहा है दोस्तों, यह भी अरुंडेल समिति की सिफारिश पर ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो अरुंडेल सिफारिश था, अरुंडेल समिति था, इनसे ये पता चला कि वास्तव में जो बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के पहले जो संयुक्त हिंदू मुस्लिम थे वो ज्यादा ताकतवर थे अपेक्षाकृत बंगाल विभाजन के। ठीक है दोस्तों, तो अरुंडेल समिति के जो सदस्य थे उनके माइंड में कहीं न कहीं आया कि यह जो विभाजन हुआ है यह कहीं न कहीं गलत हुआ है। इसके विभाजन के पहले जो लोग थे उसमें कहीं न कहीं ताकत थी, और जैसे ही विभाजन हो गया वह उनमें छिन्न भिन्न हो गए, बंटवारा हो गया, अर्थात यह जो बंगाल विभाजन है वह गलत है। इसीलिए जो जॉर्ज पंचम थे उनके द्वारा यह जो बंगाल विभाजन था 1911 में रद्द कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आपको यह भी पता है कि 1911 में ही जो जॉर्ज पंचम होता है यह घोषणा करता है कि जो भारत की राजधानी है वह बंगाल ना रह करके, कलकत्ता ना रह करके वह केंद्र में होनी चाहिए। इसलिए क्या किया गया कि जो भारत की राजधानी है वह कलकत्ता से हटा करके किसको चुना गया? दिल्ली को चुना गया दोस्तों। और 1911 में ही यह घोषणा हो गई कि जो भारत की राजधानी होगी वह कलकत्ता ना होकर के क्या होगी दोस्तों? दिल्ली होगी। ध्यान दीजिएगा, आप नोट करते चलिएगा, वीडियो को रोक करके आप बिल्कुल एक एक फैक्ट को आप नोट करिएगा। आपको पता है कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न यहां से क्या बनता है, कि प्रश्न यहां से ये बन जाता है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई। ध्यान दीजिएगा, यहां हम घोषणा की बात कर रहे हैं, ना कि लागू करने की बात कर रहे हैं, ना कि बनाने की बात कर रहे हैं। यहां पर यह बात कर रहे हैं कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई दोस्तों? 1911 में की गई। ठीक है, और बनाई कब गई, कब ये लागू हुआ? तो 1912 में दोस्तों यह जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, वर्तमान राजधानी है, इसको 1912 में राजधानी बनाया गया दोस्तों। ठीक है, तो 1912 में यह जो बनाई गई दोस्तों, यह भी क्या कहते हैं, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही बनाई गई है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी या फिर रद्द कर दी गई। ठीक है, और जिस समय यह दिल्ली जो है दोस्तों जब स्थानांतरित हुई है, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई है, तो लॉर्ड हार्डिंग जो द्वितीय था वह दिल्ली आ रहा था। दिल्ली आते समय ही जो रासबिहारी बोस होते हैं और इनके साथ साथ में दोस्तों 2-3 और सदस्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि रासबिहारी जो बोस होते हैं दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण सदस्य, और यूं कहें तो ये जो टीम होती है, बम फेंकने वाली टीम होती है दोस्तों, इसके अध्यक्ष होते हैं या टीम लीडर होते हैं, नेतृत्वकर्ता होते हैं दोस्तों। ये 24 क्या करते हैं दोस्तों? 23 दिसंबर 1912 को, ध्यान दीजिएगा, 23 दिसंबर 1912 को, ध्यान दीजिएगा, 23 दिसंबर 1912 को जिस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कोलकाता से या कलकत्ता से दिल्ली आ रहा होता है दोस्तों, तो होता क्या है दोस्तों, ये रासबिहारी बोस होते हैं। ध्यान दीजिएगा, रासबिहारी बोस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बोस हैं, घोष नहीं है। ठीक है, जो घोष थे वो उदारवादी नेता थे। ठीक है, तो ये रासबिहारी बोस होते हैं दोस्तों। ठीक है, रासबिहारी बोस के नेतृत्व में ही इनके साथ होते हैं बसंत कुमार विश्वास, ठीक है, बसंत कुमार विश्वास होते हैं दोस्तों। और इन्हीं के साथ में होते हैं दोस्तों, इनके साथ में एक और होते हैं, वो अवध बिहारी जी होते हैं दोस्तों, अवध बिहारी, अमीन चंद जी होते हैं, अमीन चंद।
ये 4 लोग होते हैं दोस्तों, और एक लाला हनुमत जी भी होते हैं दोस्तों। लाला हनुमत ये सहाय जी होते हैं, लाला हनुमत सहाय जी होते हैं। ये 5 लोग लाला हनुमत सहाय, ठीक है। जिस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कोलकाता से यह दिल्ली आ रहा होता है, ये योजना बनाते हैं, ठीक है। 5 लोग, रास बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास, अवध बिहारी, अमीर चंद और लाला हनुमत सहाय, ठीक है। हनुमत सहाय, ये 5 लोग एक राय बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं, जिसके तहत जो लॉर्ड हार्डिंग था उसकी जो काफिला चल रहा होता है दोस्तों, उसके काफिले पर बम फेंक दिया जाता है। और बम फेंकने के बाद दोस्तों कुछ लोगों की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होता है दोस्तों, चोट इसको लगती है, घायल होता है, किंतु इसकी मृत्यु नहीं होती है दोस्तों, ठीक है, या बच जाता है। और बच जाता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, रास बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास, अवध बिहारी, अमीर चंद और लाला हनुमंत सहाय पर, इन 5 लोगों पर मुकदमा चलाया जाता है। और किसका मुकदमा दोस्तों, राजद्रोह, जो राजद्रोह सभा अधिनियम था, राजद्रोह का इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है दोस्तों। और मुकदमा चलाने के क्रम में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ये बसंत कुमार विश्वास हैं, बसंत कुमार विश्वास को 1915 में इनको आजीवन कारावास मिलता है। इस मुकदमे में आजीवन कारावास के बाद इनको क्या करते हैं दोस्तों, इनको पुदुचेरी भेज दिया जाता है। आजीवन कारावास के बाद इनको पुदुचेरी भेज दिया जाता है। फाइनली होता क्या है दोस्तों, ये जो रास बिहारी बोस होते हैं ये जापान चले जाते हैं, ठीक है। रास बिहारी बोस जापान चले जाते हैं, साथ साथ में जो अवध बिहारी, अमीर चंद और ये लाला हनुमत सहाय होते हैं दोस्तों, ये इनको लाला हनुमत सहाय जो होते हैं, इनको सजा दिया जाता है। और कुछ दिन बाद इनको क्या होता है दोस्तों, फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो ये था जो दिल्ली बम षड्यंत्र केस, इसी को कहते हैं दिल्ली बम षड्यंत्र केस या लाहौर दिल्ली षड्यंत्र केस, ठीक है, बम षड्यंत्र केस जो दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं लखनऊ पैक्ट के संबंध में, ठीक है दोस्तों। लखनऊ पैक्ट के संबंध में, लखनऊ पैक्ट मतलब लखनऊ समझौता के संबंध में। आपको पता है जो लखनऊ समझौता है दोस्तों, वह 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में होता है। तो अब हम इसके संबंध में बात करते हैं मित्रों, ठीक है। आइए दोस्तों, यह जो लखनऊ पैक्ट होता है, ठीक है, लखनऊ पैक्ट यह 1916 में कहां होता है, लखनऊ में होता है दोस्तों। लखनऊ पैक्ट यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में 1916 में होता है। लखनऊ पैक्ट वास्तव में दोस्तों एक समझौता होता है। क्या समझौता होता है दोस्तों, यह लखनऊ अधिवेशन है दोस्तों, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन 1916, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि लखनऊ अधिवेशन में ही जो पहले 1906 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो 1906 में और साथ में जो एक गरम और नरम दल जो टूट गए थे, एक दूसरे से जो अलग हो गए थे दोस्तों, अब क्या होते हैं, इस लखनऊ अधिवेशन में क्या होते हैं, उन गरम और नरम दल में एक बार फिर से क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं दोस्तों। अर्थात जो कांग्रेस होती है, जो गरम दल होता है वह कांग्रेस में सम्मिलित हो जाता है। और इसी लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक क्या होते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। यह जो ध्यान दीजिएगा, इसके इस लखनऊ अधिवेशन के संबंध में हम महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में यदि बात करें दोस्तों, आपको पता होना चाहिए यह जो अधिवेशन होता है कहां होता है दोस्तों, लखनऊ में होता है। कब होता है, 1916 में होता है दोस्तों, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अध्यक्ष दोस्तों होते हैं एसी मजूमदार, या यूं कहें तो अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष होते हैं। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों हमने बताया आपको, इसी लखनऊ अधिवेशन में जो गरम दल और नरम दल होते हैं
ये आपस में मिल जाते हैं दोस्तों। साथ साथ में इसी लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक भी इसी कांग्रेस में सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में जो सम्मिलित होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए किसके मींस उनके मिलने का श्रेय किस पर जाता है, तो दोस्तों एनी बेसेंट को जाता है दोस्तों। वास्तव में जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं दोस्तों, यह पहले भी मिलना चाहते थे और मिल गए होते, किंतु जो गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता थे, ये दोस्तों नहीं मिलने दे रहे थे। क्यों? वास्तव में इसलिए नहीं मिलने दे रहे थे क्योंकि दोस्तों एक जनसभा हुई थी जिसमें जो उग्रवादी नेता थे, उनके जो गोपाल कृष्ण गोखले थे तथा फिरोज शाह मेहता थे दोस्तों, इनके ऊपर क्या कहते हैं कि जूता और चप्पल फेंक दिए थे दोस्तों। ठीक है, इस कारण जो गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता थे या उग्रवादी नेता अर्थात यूं कहें तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनको कांग्रेस में सम्मिलित नहीं होने देते थे। जब 1915 में दोस्तों 1915 में फिरोज शाह मेहता तथा गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है, साथ साथ जो कांग्रेस का एक नेतृत्वकर्ता होता है, जो महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता होता है, वह नहीं रहते हैं, और जो कांग्रेस का महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता होता है दोस्तों, वह गोपाल कृष्ण गोखले साथ साथ फिरोज शाह मेहता होते हैं। जब वह उनकी डेथ हो जाती है, वो नहीं होते हैं, तो अब जो कांग्रेस होती है वह टूटने लगती है, कमजोर हो जाती है। तो फाइनली क्या होता है, जो एनी बेसेंट होते हैं दोस्तों, एनी बेसेंट गोपाल कृष्ण गोखले पकड़ती हैं, और फिर क्या होता है, जो बाल गंगाधर तिलक जी होते हैं दोस्तों, वह 1916 में लखनऊ अधिवेशन में क्या होते हैं, कांग्रेस में सम्मिलित हो जाते हैं। आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक वह उग्रवादी नेता थे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। दूसरी बात ये होता है दोस्तों, इस लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 31वें अधिवेशन में दोस्तों होता क्या है कि 1916 में कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग होती है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। मिल जाने का मतलब ये नहीं कि दोस्तों दोनों मर्ज हो जाते हैं, ऐसा नहीं, इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों मींस कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता होता है। और समझौता वास्तव में होता क्या है दोस्तों, यदि हम बात करें, आपको पता ही है, जैसा कि हम आपको पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कांग्रेस जो होती है दोस्तों, वह स्वराज की मांग करती है। किससे? ब्रिटिश से। वह स्वराज की मांग करती है। ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस थी दोस्तों, वह स्वदेश की मांग नहीं की थी, स्वदेशी आंदोलन की मांग नहीं की थी। ध्यान दीजिए, जो कांग्रेस थी वह सिर्फ स्वराज की मांग की थी। और आपको यह भी पता है, जो मुस्लिम लीग थी दोस्तों, मुस्लिम लीग थी दोस्तों, वह स्वराज की मांग नहीं कर रही थी, वह जो उसको अपने लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर रही थी दोस्तों। तो क्या किया, ध्यान दीजिएगा, पृथक निर्वाचन। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में आपस में मिलते हैं और आपस में समझौता करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, समझौता करते हैं कि कांग्रेस कहता है कि ठीक है, हम आपके जो पृथक निर्वाचन वाला सिस्टम है, इसकी मांग को हम स्वीकार करते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रिटिश सरकार है उसके समक्ष इसको रखेंगे और इसको हम पास करवाएंगे। ये कांग्रेस कहती है किससे? मुस्लिम लीग से, कि हम आपकी पृथक निर्वाचन जो सिस्टम है, जिसकी पद्धति है, हम मांगते हैं, हम आपकी मांग को स्वीकार करते हैं और ब्रिटिश सरकार के समझ प्रस्तुत करेंगे। मुस्लिम लीग कहती है हम आपके स्वराज को भी मांगते हैं, मांग जो है, स्वराज की मांग जो है, उसको हम स्वीकार करते हैं, हम भी इस स्वराज को सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग होती है, एक दूसरे की बात पर सहमत हो जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो कांग्रेस या पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार की, इतिहासकारों ने, आज भी इतिहासकार कहते हैं, यह कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल थी। और अगर कांग्रेस यह पृथक निर्वाचन सिस्टम को यदि स्वीकार नहीं की होती, तो जो भारत में जो एक विभाजन की नीति, जो विभाजन हुआ, या विभाजन नहीं हुआ होता। आपको पता होना चाहिए कि यह जो पृथक निर्वाचन एक सिस्टम जो आया, यह सांप्रदायिकता को कहीं न कहीं बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और वास्तव में दोस्तों, यह जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता था, यह स्थायी नहीं था, अस्थायी था। ध्यान दीजिएगा,
यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ था यह स्थायी ना होकर के अस्थायी था, और वास्तव में यह जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता था 1916 से लेकर दोस्तों 1916 से लेकर 1922 तक ही रहा। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यह है कि ये 4 2 मीन्स 6 वर्ष ही रहा। उसके बाद होता क्या है, इन दोनों के बीच में एक मतभेद होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस थी, अब चूंकि ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो गया, अब कांग्रेस मीन्स यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकते हैं या कुछ भी हरकत कर सकते हैं। कौन? मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम लीग वाले जो सदस्य हैं, यहाँ पर कांग्रेस के सदस्य नहीं आ सकते हैं। तो इसमें क्या होने लगा, दोनों में पृथक, तो दोनों में विरोध होने लगा दोस्तों। ठीक है, तो यह कहीं ना कहीं जो समझौता हुआ था, ये समझौता जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट मतलब लखनऊ का समझौता हुआ था 1916 में, या कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस के बीच हुआ था, यह भी टूटने लगा दोस्तों। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक जो लखनऊ पैक्ट का निर्णय लिया गया था, वह भी जो लखनऊ पैक्ट में समझौता हुआ था वह भी कहीं ना कहीं गलत हुआ, और इसे ही जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी। ठीक है दोस्तों, जिस समय यह लखनऊ अधिवेशन होता है, उस समय जो यह मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन होता है, उस समय यह मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी 1916 में लखनऊ में ही होता है। तो यह दूसरा समय था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन था कहां और कब साथ में हुए दोस्तों। तो यह दूसरा अधिवेशन था दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन दूसरा अधिवेशन था 1916 में, जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन साथ में हुआ दोस्तों। आपको पता है कि जो कांग्रेस इस समय 1916 में जो मुस्लिम लीग और साथ साथ में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा है दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष तो कौन है? अंबिका चरण मजूमदार। लेकिन जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं वह है मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष इस समय लखनऊ के 1916 के अधिवेशन में जो अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के, वह कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न यहां पर यह भी बन जाता है कि यदि लखनऊ अधिवेशन 1916 में, यदि लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम का जो एक साथ अधिवेशन होता है या दूसरा अधिवेशन है, तो पहला अधिवेशन कहां होता है दोस्तों? तो दोस्तों जो यह कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का जो एक संयुक्त अधिवेशन होता है, साथ में अधिवेशन होता है, वह 1915 में दोस्तों बॉम्बे में होता है, बंबई में होता है दोस्तों। कहां होता है? 1915 में बंबई में होता है। ठीक है, जिस समय आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों 1914 में क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें होता क्या है कि जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के ही कहने पर जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्या किया? अपने सदस्यों को, अपने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया। और फिर जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ये कहा कि आपको स्वशासन, जो एक स्वशासन की आप लोग मांग कर रहे हैं, हम आपको स्वशासन देंगे। ठीक है, आपको संविधान बनाने की एक मौका देंगे, आपको स्वराज की एक सिस्टम बनाने का मौका देंगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जिस समय यह प्रथम विश्व युद्ध होता है, ठीक है, उसके कुछ ही दिन बाद यह जो ब्रिटिश सरकार होती है उनकी नीतियां बदलने लगती हैं। तो उसके विरोध में भी जो मुस्लिम लीग होती है और साथ साथ में कांग्रेस होते हैं, ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि जिस तरीके से यह ब्रिटिश तुर्की पर जाकर आक्रमण कर लिए, तुर्की के भूमि क्षेत्र को कब्जा कर लिए, या कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर फिर से कब्जा कर ले और कब्जा करते चले आए। तो क्या हुआ? इसीलिए यह दोनों मींस कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में बात करने के लिए बंबई में 1915 में सबसे पहली बार, ध्यान दीजिएगा, पहली बार इन्होंने संयुक्त एक बैठक किया, संयुक्त अधिवेशन किया। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बार लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या किया? बैठक किया, अधिवेशन किया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान दीजिएगा, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, इसी लखनऊ अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बन जाता है दोस्तों, इसी लखनऊ अधिवेशन में जो बिहार के एक राजकुमार शुक्ल जी थे,
राजकुमार शुक्ल ने चंपारण की बात को लेकर के, चंपारण की समस्याओं को लेकर के क्या करते हैं, इस लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलते हैं। और गांधी जी से मिलने के बाद, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी से मिलने के बाद दोस्तों अपनी चंपारण की जो गतिविधियां होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वह गांधी जी से कहते हैं। और गांधी जी उसकी बातों को, जो राजकुमार शुक्ला जी होते हैं उनकी बातों को सुनते हैं, और यहीं से गांधी जी का उत्थान शुरू हो जाता है दोस्तों। यहीं से गांधी जी उठना शुरू कर देते हैं और गांधी जी यहीं से राजनीति में प्रवेश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था लखनऊ पैक्ट, ठीक है। लखनऊ पैक्ट 1916 से लेकर 1922 तक रहा, जो समझौता हुआ था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद या कहीं ना कहीं इन दोनों में मतभेद हो जाता है और यह जो भारत विभाजन का एक कारण बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों लखनऊ पैक्ट, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है दोस्तों। शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग, कम से कम 2-4 लोगों के पास शेयर कर दिया करिए दोस्तों, ठीक है। लोग जुड़ते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है मित्रों। तो ये लेक्चर यहीं तक। जय हिंद, नमस्कार।